यस सर। ओके ठीक है, तो सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट हमारा जो है क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है और बहुत ही आसान चैप्टर है। इट इज़ अनलाइक एनी अदर चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बट थोड़ा सा इमेजिनेशन पे बेस्ड है, जो कि आपको आ जाएगी करनी, ना कोई बहुत टफ नहीं है। सो यहाँ पर स्पेसिफिकली बात हो रही है सॉलिड स्टेट की। तो जैसे हम बात करते हैं मैटर की, तो लिख सकते हो कि वी नो दैट मैटर has how many states? Matter has 3 states, right? Yes. मैटर को हम करते हैं क्लासीफाई 3 स्टेट्स में, और वो होती हैं, पहला होता है आपका सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. So solid, liquid and gas. So these are the 3 states of matter. Gases के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ते हैं. In which chapter? In gaseous state. गैशियस स्टेट का चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, वहाँ पे पढ़ते हैं इसमें. और इनफैक्ट ऑल्सो इन फिजिक्स वी स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स अबाउट द गैशियस स्टेट. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव कवर्ड इन क्लास 11th. लिक्विड्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं क्लास 11th में, फिजिक्स में पढ़ते हैं. सो क्लास 11th में पढ़ते हैं ना फ्लूइड्स. सो दिस इज ऑलरेडी डन इन क्लास 11th. तो सॉलिड्स हमने आज सच कहीं पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर क्लास 12th में हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में. अब सॉलिड्स के बारे में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले तो बात होती है कि सॉलिड्स होते क्या हैं. तो सोचते हो कि व्हाट इज अ सॉलिड. व्हाट इज अ सॉलिड. तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके अंदर बहुत जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. तो आप लिख सकते हो कि इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर. यार कोई आया है, एडमिट कर लेना था. It is that state of matter in which the constituent particles are bonded with strong force of attraction. कौन से particles? Constituent particles. ये जो वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम बहुत बार बात करेंगे इस वर्ड की थ्रू आउट दिस चैप्टर. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. सो व्हाट इज अ सॉलिड? इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर in which the constituent particles are bonded with strong what? Force of attraction. Yes. अब बात करते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज में आएगा कि इनका जो साइज है, इनका जो शेप है और इनका जो वॉल्यूम है, that is definite. The shape, size and volume of solid is definite or you can say fixed, right? ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक सिलेंडर है आपके पास, लेट अस से देयर इज अ सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर एक गैस है और यहाँ पे आपने लगा दिया एक पिस्टन, और यहाँ पे लगा दिया आपने एक पिस्टन, और आपने इस पिस्टन पे इस डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट किया. यहाँ से आपने इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट किया, तो क्या आप इस पिस्टन को आगे बढ़ा पाओगे? बिल्कुल बढ़ा पाओगे. Yes, sir. ठीक है, आगे चले जाएगा ये. यानी कि क्या हम बोल सकते हैं कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड, राइट? गैस कैन बी कंप्रेस्ड, बट ऐसी चीज हम सॉलिड के साथ नहीं कर पाते. यानी कि सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है. तो कैन नॉट बी क्या? कंप्रेस्ड. बात है. अगर हम बात करते हैं जैसे कि आप जाते हो किसी शादी पार्टी वगैरह में, तो आप लगाते हो ना डीओ, परफ्यूम वगैरह लगाते हो, राइट? सो परफ्यूम जो होता है उसकी खुशबू हवा में उड़ती है, राइट?
तो परफ्यूम जो है वो गैस बन के हवा में उड़ता है, यानी कि वो डिफ्यूज करता है। क्या करता है? डिफ्यूज करता है एयर में। बट ऐसा सॉलिड्स करते हैं क्या? सॉलिड्स नहीं करते डिफ्यूज, ठीक है। तो डज नॉट, या सॉलिड डज नॉट, क्या डज नॉट डिफ्यूज, इनके अंदर डिफ्यूजन नहीं होता। जैसे परफ्यूम करता है ना एयर में डिफ्यूज, वैसे सॉलिड्स डिफ्यूज नहीं करते। तो सॉलिड डज नॉट डिफ्यूज, ठीक है। उसके बाद आती है बात कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या सिचुएशन है। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली काफ़ी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। किसका? सॉलिड्स। हाँ। तो ये जो हमने बातें लिखी हैं ये सारी बातें एकदम जनरलाइज्ड हैं, ठीक है ना। अब आप एक्सेप्शन ढूंढने बैठ जाओगे तो बात अलग हो जाती है। तो जनरली हमें चीज़ें जो है जनरलाइज तरीके से स्टडी करनी चाहिए। एक्सेप्शंस तो हर थियरी में होते ही हैं। ओके तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर कि व्हाट इज अ सॉलिड, इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन से पार्टिकल्स? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस स्टेटमेंट को जरा दोबारा लिखते हैं। तो आप लिख सकते हो कि इन अ सॉलिड कॉमा द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स? constituent particles. The constituent particles are closely packed. The constituent particles are closely packed. तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। कौन सा? closely packed। और कौन सा? constituent पार्टिकल्स। तो ये हो गया, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं constituent particles की, तो ये है कौन? Who is this? तो ये जो है ये है आपका एटम। कौन है? एटम या फिर मॉलिक्यूल। लेकिन मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता, तो वी विल ओनली कॉल इट एन एटम ओनली, ठीक है ना। यस ठीक है। क्या हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं एटम्स, राइट? यस सो एटम जो होता है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। यस सर। सो ये जो मैंने दिखाया है डॉट, ये उस एटम का न्यूक्लियस है। और ये जो बना रहे हैं हम, ये पूरा का पूरा क्या है? एटम है। सो दिस इज द एटम and the black dot that you see inside it is the nucleus. अब ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जब जहां पर भी हम बोलेंगे ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे वो नोट कर लेते हैं। सो इन दिस चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हु इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? एटम। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल i.e. atom is denoted by dot। और जब हम ये डॉट बनाते हैं तो हम एटम को दिखा रहे हैं या एटम की न्यूक्लियस को बना के दिखा रहे हैं? एटम की न्यूक्लियस को, ठीक है। ये पूरा का पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं होती हमको, तो ये बात ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। यस सर। सो इन अ सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। और इस चैप्टर के अंदर जहां पर भी हमको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ड्रॉ करना है या डिनोट करना है, दैट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल ब्लैक डॉट। ओके। अब जरा मेरे को बात बताओ कि आप जानते हो मार्बल? मार्बल तो घर में होता है, हमारे लगा होता है। और मार्बल किस चीज का बना होता है? डू यू नो? मार्बल के अंदर कौन सा केमिकल होता है? मार्बल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जिसे कहते हैं। आप जानते हो चौक? यस सर। चौक इज ऑल्सो मेड अप ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, यस। तो हमने कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करी अभी? चौक और मार्बल। बिल्कुल। बताओ किसको आप अपनी फिंगर्स से तोड़ सकते हो? चौक को तोड़ सकते हो। और मार्बल को तोड़ सकते हो क्या? नहीं। मार्बल को आप हाथ से तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते।
तो ऐसा कैसे हो गया कि दोनों ही चीजें बनी है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन उसके बाद एक चीज इतनी हार्ड है और एक चीज इतनी सॉफ्ट है, तो ये तो यहाँ पे कुछ चीज चल रही है यानी कि, so this is very hard and this is very brittle, right? यस सर। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि दो सॉलिड्स हैं, भाई मार्बल भी सॉलिड है, राइट? यस सर। और चौक को भी आप सॉलिड के नाम पे धब्बा मान सकते हो, सॉलिड ये भी, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि नकली सॉलिड है, तुरंत ही टूट गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि दोनों चीजें कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई हैं, उसके बाद भी बिहेवियर अलग अलग है ना? यस सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसी के पास है इस बात का आंसर? तो इस बात का जो आंसर है, तो उसको जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? सॉलिड्स। सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है दो टाइप्स में, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, कौन से? क्रिस्टलाइन। और एक होते हैं अमॉर्फस। कौन कौन से क्लासिफाई किए गए हैं? क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही हैं। कौन से वाले? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन। मार्बल इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, chalk is an अमॉर्फस सॉलिड। amorphous solid। यानी कि कौन से वाले सॉलिड्स कमजोर होते हैं? अमॉर्फस। amorphous वाले कमजोर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा क्यों है, उनकी कमजोरी का कारण क्या है, समझते हैं जरा। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही है, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स। कौन कौन से? क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो हम कुछ करते हैं इनके अंदर डिफरेंसेस। तो जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि ये जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो लिखो कि दे हैव अ रेगुलर, और यू कैन से वेल डिफाइंड, दे हैव क्या? रेगुलर और well defined, or you can say disciplined. They have a regular, well defined or disciplined arrangement of क्या? Constituent particles। कौन से वाले सॉलिड्स के अंदर? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन के अंदर। So they have a regular, well defined or disciplined arrangement of constituent particles। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपने बनाया, आप लोगों के पास अगर दो पेन है ब्लैक एंड ब्लू, तो आप वो यूज करो, आई विल रिकमेंड दैट, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आई विल ऑल्सो यूज ब्लैक एंड ब्लू। सो दिस इज अ ब्लैक एटम and then this is a blue atom, then this is a black atom, then this is a blue atom, then this is a black atom, then this is a blue atom। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक अरेंजमेंट है किसके अंदर? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। अच्छा, ये एटम अलग अलग क्यों हो रहे हैं? अरे वो पता है ना, NaCl, तो ये Na हो गया, ये Cl हो गया, ये Na हो गया, ये Cl हो गया। बात समझ में आ रही है? यस यस। ठीक है, तो अलग अलग एटम्स हैं, आइडेंटिकल एटम्स हैं? अलग अलग एटम्स हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और लेयर ऐड करते हैं। एक यहाँ पे लगा दो ब्लैक वाला, और एक यहाँ लगा दो ब्लू वाला, एक यहाँ लगा दो ब्लैक वाला, और एक यहाँ लगा दो ब्लू वाला, इस तरीके से। उसके बाद जो आपके पास प्रीवियस लेयर थी, एक यहाँ पे लगा दो ब्लैक वाला, यानी कि जो गैप्स आ रहे थे उन गैप्स के बीच में लगा दिया। अब जो आपके पास प्रीवियस लेयर थी, जो पहली वाली लेयर थी, उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्लैक के नीचे ब्लैक, जो ओरिजिनल आपका लेयर था उसको आपको कॉपी करना है, और फिर ब्लू। आप लोग ड्रॉ कर रहे हो ना? यस सर। ठीक है, ये कौन से वाले सॉलिड्स है? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। इसके नीचे आपको सेकंड वाली लेयर को कॉपी करना है, गैप्स में डालने हैं।
ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, दो पेन्स लेके बैठे थे। Yes, sir. ठीक है ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये एक बहुत ही ऑर्डरली अरेंजमेंट है, बहुत ही रेगुलर, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है किसके अंदर, Crystalline solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। किस चीज का? Constituent particles. बिल्कुल बिल्कुल, इस वर्ड को पकड़ लो अच्छे से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब इस रेगुलर वेल डिफाइंड अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत हाई हो जाती है, और इसी वजह से मार्बल बिकम्स रॉक सॉलिड। लिख सकते हो कि ड्यू टू कैसा अरेंजमेंट, Rock solid. Regular. ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या, Constituent particles. of constituent particles, due to regular arrangement of constituent particles, force of attraction is high or low? High. High. Force of attraction is very high कर सकते हो, and thus they become very क्या, hard. Hard. सॉलिड तो है ही ये, दे बिकम वेरी हार्ड। जैसे कि डायमंड, डायमंड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, राइट? Yes, sir. तो बस वही बात है। अब आते हैं किस पे, अमॉर्फस सॉलिड पे। कोई एग्जांपल जानते हो अमॉर्फस सॉलिड का? Chalk. चौक, चौक ही बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे रेगुलर था तो यहाँ पे इरेगुलर होगा, देखते हैं। तो लिखो, यहाँ पे लिख लो, दे हैव एन इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या, Constituent particles. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। किनके अंदर? Amorphous solids. अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर। टॉपिक क्या चल रहा है? Classification of solids. तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ऐसा होगा कि ब्लैक ब्लू ब्लैक, ये हुआ। तो फिर अचानक से यहाँ पर ब्लू ब्लू, यहाँ पर अचानक से ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो कुछ भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे रैंडमनेस सी हो रखी है। फिर यहाँ पर ब्लैक ब्लैक, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर ब्लैक, और इस तरीके से आप कुछ भी आर्बिट्रेरी ड्रॉ कर दो इस तरीके से। तो ये बहुत ही इरेगुलर सा अरेंजमेंट होता है किसके अंदर, Amorphous solid. अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर। यहाँ पे एक और वर्ड आप ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा था, दे हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज, फॉर Long range. लॉन्ग रेंज। इसको आप अंडरलाइन कर देना, लॉन्ग रेंज। रेगुलर को अंडरलाइन कर लो और लॉन्ग रेंज को। और यहाँ पे लिखेंगे दे हैव एन इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और यहाँ पे लिख सकते हो कि हेयर वी सी ओनली कैसी रेंज, ओनली अ शॉर्ट रेंज। Short range. यहाँ पे शॉर्ट रेंज मिलती है। तो जो पॉइंट नंबर 1 है ना, वो एनसीईआरटी के हिसाब से 2 पॉइंट्स को कवर कर रहा है। एनसीईआरटी बताती है कि रेगुलर, इरेगुलर, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, ये अलग अलग पॉइंट्स बताती है एनसीईआरटी, लेकिन हमने पहले वाले पॉइंट के अंदर ही दोनों पॉइंट्स को डाल दिया है, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो जो पॉइंट नंबर 2 है बहुत ही सिंपल है। आपको क्या लगता है, मतलब अगर आपको क्लासिफाई करना हो तो आप मार्बल को बोलोगे रियल सॉलिड या चॉक को बोलोगे रियल सॉलिड? Marble. मार्बल को बोलोगे, मार्बल को बोलोगे। तो ये जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इन्हें बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। क्या बोलते हैं? True solids. तो लिखो, दे आर ट्रू सॉलिड्स। एंड ये जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनको बोलते हैं नकली। ये तो सिर्फ दिखावा है, दे आर सूडो सॉलिड्स, दे आर Pseudo solids. सूडो सॉलिड्स। सूडो मतलब नकली, दे आर सूडो सॉलिड्स। सूडो सॉलिड्स बोलते हैं, या फिर बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। और इसका एग्जांपल आता है ग्लास, प्लास्टिक। भाई ग्लास जो होता है और प्लास्टिक जो होती है ये एक तरीके से नकली सॉलिड है। ग्लास एंड प्लास्टिक आर अमॉर्फस सॉलिड्स, दे आर सूडो सॉलिड्स, ठीक है। Yes, sir. अब आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये है कि ये जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प। लिखो, दे हैव शार्प क्या, Melting point. मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर
अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जब जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? Yes, sir. तो यहाँ पे बात हो रही है कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग ये है कि एग्जांपल के तौर पे इफ अ सॉलिड हैज मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू 80 डिग्री सी, तो वो 80 डिग्री सी पे लिक्विड बन जाएगा पक्का। इफ अ सॉलिड हैज मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सी, then certainly this solid will melt at this temperature, will melt at 80 degree C। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यानी कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। इसका मीनिंग ये है कि अगर जो भी मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है वो उस मेल्टिंग पॉइंट पे पिघल जाएगा पक्का। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ लिखो कि दे मेल्ट, दे कौन? अमॉर्फस सॉलिड्स। लिखो दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे मेल्ट ओवर अ Range of temperature. रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इनके लिए कोई वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, नहीं। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। किनका होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट? Solids. क्रिस्टलाइन Crystalline सॉलिड। solid. बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 4। यहाँ लिखो दे आर अनआइसोट्रोपिक, दे आर Anisotropic. अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। दे आर क्या इन नेचर? अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। दे आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका मीनिंग ये होता है दैट इज दे हैव, किसी को पता है अनआइसोट्रोपिक का मीनिंग? That is they have different physical properties in different directions. That is they have different physical properties in different directions. They are anisotropic in nature. That is they have different physical properties in different directions. यहाँ पे लिखेंगे they are isotropic in nature. They are isotropic in nature. ये जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स हैं ये आइसोट्रोपिक है या अनआइसोट्रोपिक है? Amorphous isotropic. अमॉर्फस आइसोट्रोपिक है एंड क्रिस्टलाइन वाले अनआइसोट्रोपिक। Isotropic. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनआइसोट्रोपिक? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन Different directions. बिल्कुल। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि क्रिस्टलाइन वाले आइसोट्रोपिक होने चाहिए थे? Yes, sir. लग रहा है ना? हाँ, अभी इस गलतफहमी को दूर कर देते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जनरली। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डैश इन नेचर। Anisotropic. हाँ बिल्कुल, यहाँ लिखेंगे दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, दैट इज दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, that is they have same physical properties in different directions. That is they have same physical properties in different directions. अलग अलग डायरेक्शंस में जाने पर भी आपको सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती हैं। किसमें? Isotropic. अमॉर्फस वाला। नोट कर लिया ये? Yes, sir. अब देखो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है एक तरीके से कि अगर आप देखते हो इस वाली पिक्चर को, ये जो हमने यहाँ पे बनाई थी एग्जांपल में, तो यहाँ पे अगर आप जाते हो इस डायरेक्शन में, तो आपको कैसा अरेंजमेंट मिल रहा है? ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, है ना? Yes, sir. और अगर आप जाते हो इस डायरेक्शन में तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? ब्लैक ब्लू ब्लू ब्लैक, है ना? अगर आप जाते हो इस डायरेक्शन में तो क्या मिल रहा है? ब्लू ब्लैक ब्लैक ब्लू। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं क्रिस्टल के अंदर, तो हमें अलग अलग अरेंजमेंट मिल रहा है। Yes, sir. यानी कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होंगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस बात को। अगर हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स हैं जो कि आइसोट्रोपिक बताए जा रहे हैं,
इसमें ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, अब इसमें मैं एरोस बना के नहीं दिखा पाऊंगा, वो एक अच्छा समझने का तरीका नहीं है। उसको समझने के लिए आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, इनके अंदर क्या होता है कि कोई भी कहीं पर भी प्रेजेंट है, मतलब कि भसड़ मची हुई है, एक तरीके से खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पर, तो कहीं से भी देखोगे एक जैसा दिखेगा। समझ में आ अच्छा, रही है? हर डायरेक्शन में हाँ, रैंडम है। क्योंकि रैंडमनेस है, तो कहीं किसी भी दिशा से देखोगे तो आपको सिर्फ सब कुछ एक जैसा दिखेगा, जो है खिचड़ी खिचड़ी बनी हुई है इसके अंदर, ठीक है ना? हाँ, ऐसे समझ गए। हाँ। ये वैसे है नहीं है क्या वैसे लोग, क्या? मतलब रैंडम, मतलब ये आपने बोला कि किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो सेम ही लगेगा, लेकिन वैसे अगर हम पिक करके देखेंगे तो डिफरेंट ही मिलेगा ना। बात ये है ना केविन कि अगर आप इस एरो वाली अप्रोच से देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे इस बात को, इस वजह से मैं एरोस लगा के नहीं बता। ठीक ठीक। और ये जो है ना, ये क्रिस्टल होता है बहुत बड़ा, ये कोई क्रिस्टल थोड़ा ना है, ये तो एक बहुत ही छोटी सी बात है उस बहुत बड़े क्रिस्टल की। तो इस पिक्चर को देख के हम जजमेंट नहीं ले सकते उसके बारे में, बट यहाँ पे जजमेंट ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। ठीक ठीक है? है ठीक। यस यस। तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अच्छा, आप लोग जानते हो अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है? अरविंद केजरीवाल का, यस अरविंद केजरीवाल का व्हाट इज ही? ये बात सीएम। ही इज द सीएम ऑफ दिल्ली। तो अगर वो बोलेगा कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो क्या बोलेगा? आई एम सीएम। यस यस आगे ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आई एम सीएम। अच्छा, हमारे सिलेबस में कौन से वाले सॉलिड्स हैं? क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यहाँ क्रिस्टल। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कौन सा सॉलिड्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमारे सिलेबस में कौन से वाले सॉलिड्स हैं? क्रिस्टलाइन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जो लिखा हुआ है IMCM, ये इनके 4 टाइप्स हैं। तो जो पहला वाला है उसे बोलते हैं आयोनिक सॉलिड। कौन सा? आयोनिक सॉलिड। आई मतलब आयोनिक। सेकंड पे M मतलब मेटालिक, M मतलब मेटालिक। मेटालिक सॉलिड। C मतलब कोवलेंट, C मतलब कोवलेंट। कोवलेंट। एंड ये जो लास्ट का M है, दिस इज मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड। टॉपिक क्या चल रहा है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कौन कौन से? आयनिक, मेटालिक, कोवलेंट और कोवलेंट और मॉलिक्यूलर। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, अच्छे से याद कर लो इसको। और ये तरीका है IMCM, इसके इनिशियल्स हैं। समझ में आ गई ना बात? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब इन चारों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा समझना है, कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं इनके बारे में। तो देखो, यहाँ पे लिखो आप, यहाँ लिखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो उसके बाद आप लिखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद आप लिखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आप लिखो कंडक्टेंस। कभी सुना है कंडक्टेंस? यस सर। कंडक्टेंस तो बहुत बड़ा था हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह रहा हूँ, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो था। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एग्जाम्पल्स। सो हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं क्रिस्टलाइन के? IMCM, आयोनिक, मेटालिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो लिखेंगे आयोनिक, आयोनिक के बाद मेटालिक, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर। अब ये जो हमारे आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो होते हैं हमारे आयंस, आयंस दैट इज कटायंस एंड अनायंस, अनायंस। कटायंस एंड अनायंस। तो ये हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर आयनिक सॉलिड्स। अगर हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की, तो होता है मेटल एटम, मेटल एटम। जैसे कि अगर कॉपर है तो कॉपर का एटम हो जाएगा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड की, तो इसमें हम बोलते हैं नॉन मेटल एटम, नॉन मेटल एटम। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। क्या हम जानते हैं कि कटायन इज पॉजिटिव, एनायन इज नेगेटिव, है ना? Yes, sir. तो उनके बीच में कैसा होगा अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। Yes, sir. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आएगा वो जाएगा Electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। किसमें? Ionic solids. आयोनिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। Ionic bonds. आयोनिक बॉन्ड जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। ये जो ये होता है हमारा मेटालिक सॉलिड, इसके अंदर होता है मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? Metallic bond. मेटालिक बॉन्ड। अभी मेटालिक बॉन्ड तो कभी सुना ही नहीं है हमने, है ना? No, sir. मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? हमने तो सिर्फ वही सुना है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और हद से हद वो सुना होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। मेटालिक Yes. बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड जो होता है एक तरीके से, ये सिर्फ कहने का तरीका है। अगर कॉपर की बात करते हैं हम, तो कॉपर के अंदर क्या होता है? कॉपर के अंदर इस तरीके से कुछ रहता है। अगर मान लेते हैं कि ये कॉपर है, ये कॉपर का टुकड़ा है, तो जो है कॉपर के अंदर ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर। अच्छा, मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं कि लेते हैं? Electron देते हैं. इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो अगर इस वाले कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये प्लस बन जाएगा। तो अगर इन सब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे प्लस प्लस बन जाएगा। Yes. और हम जानते हैं कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्री फ्लो होता है। तो यहाँ Yes. सारे में ना, तो यहाँ सारे में, यहाँ पे सारे में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। सारे में Electron flow करता है. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ये सिर्फ एक समझने का तरीका है। तो आप देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव पार्टिकल हैं, और जो कॉपर के प्लस वाले दिख रहे हैं आपको वो पॉजिटिव हैं। अब वो जो कॉपर आपको दिख रहा है Cu प्लस, उसे बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? Kernel. कर्नल। कर्नल कर्नल KERNEL। ये जो Cu प्लस दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं KERNEL, कर्नल। तो कर्नल पॉजिटिव है नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव है। तो मेटालिक बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला। ठीक है? Yes, sir. तो ये बोल सकते हो आप कि अट्रैक्शन बिटवीन क्या एंड क्या? Kernel. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल। समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है। कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट Yes, सॉलिड sir. में कोवेलेंट बॉन्ड, Covalent और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होती है वैंडर वॉल फोर्सेस। forces. वैंडर वॉल्स फोर्सेस, या फिर होती है लंदन फोर्सेस। कौन सी? London forces. लंदन फोर्सेस। ठीक है। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। तो आयोनिक सॉलिड्स का तो जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत हाई। इट इज़ वेरी हाई। मेटालिक का भी बहुत हाई होता है, और कोवेलेंट का तो सबसे ज़्यादा होता है, इट इज़ वेरी हाई। जैसे कि अगर आप बात करते हो डायमंड की, तो डायमंड इज अ कोवेलेंट सॉलिड, वो पिघलता ही नहीं है आसानी से। और ये जो होते हैं मॉलिक्यूलर, इनका काफ़ी कम होता है। क्या? Yes, sir. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग एक पॉइंट। मिनट बंद। तो अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई। Crystalline solids. बिल्कुल। कितने टाइप के हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? 4. दो टाइप्स के। क्या क्या? आयोनिक, Ionic, metallic, covalent, molecular. मॉलिक्यूलर। ठीक है, ओके। तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस कर लिए इनके अंदर? Constitute particles, force of attraction, MP and PP. ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। तो ये जो जैसे कि आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल हो गया आपका NaCl। NaCl जो होता है वो मॉल्टन स्टेट में ही कंडक्टेंस एग्जिबिट करता है। तो लिखते हो आप कि शो कंडक्टेंस ओनली इन मॉल्टन स्टेट। शो कंडक्टेंस इन विच स्टेट? Molten state. मॉल्टन स्टेट। और मेटालिक का जैसे कॉपर है, कॉपर का तो बहुत बढ़िया कंडक्टेंस होता है ना? Yes, sir. दे हैव हाईएस्ट क्या? Conductance. कंडक्टेंस बोल लो, कंडक्टिविटी बोल लो, व्हाटएवर। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बढ़िया फ्लो होता है, ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ Electrons. इलेक्ट्रॉन। बातें समझ में आ रही हैं? Yes, yes. ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? Solid state. Solid. ठीक है। हमारे सिलेबस में कौन से सॉलिड्स हैं?
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जो हमारे होते हैं कोवेलेंट वाले, इनका कंडक्टेंस बहुत कम होता है, लो कंडक्टेंस होता है, जैसे कि डायमंड हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया, इनका कंडक्टेंस काफ़ी कम होता है। और ये जो होते हैं इनका कंडक्टेंस भी बहुत कुछ खास नहीं होता, तो इनका भी कम होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। तो कंडक्टेंस के मामले में कौन से वाले बेस्ट हैं? मेटालिक वाले बेस्ट हैं। और सबसे ज़्यादा घटिया कौन से हैं? कोवेलेंट। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर। हाँ, इसमें कर दो लोएस्ट, इसमें कर दो लो, ठीक है ना? यस ठीक। ये आपका हो गया सुपरलेटिव, ये भी सुपरलेटिव हो गया, ठीक है? यस सर। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल्स क्या होंगे इसके आयोनिक के? NaCl, NaCl, KCl, उसके बाद लिखो जिंक सल्फाइड ZnS, उसके बाद Yes, लिखो sir. CaF2। ये 4 एग्जांपल्स लर्न करने हैं हमको, NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड और CaF2। कैल्शियम फ्लोराइड, यहाँ पर लिख लो कॉपर, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम। ये तो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यहाँ क्या लिखोगे? डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट। Car- और यहाँ लिखेंगे हाँ कार्बन, कार्बन ही वही, कार्बन ही वही है, डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन ही है ना। Yes, yes. यस। और यहाँ 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 लिखो आयोडीन, क्या चीज? Iodine, आयोडीन I2। फिर लिखो फॉस्फोरस P4, सल्फर S8, I2P4 S8। acid, हाँ, तो ये एग्जांपल्स किसके हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। solids. सल्फर जो है 8 एटम्स के अरेंजमेंट से बनता है, S8। ये सब आप पढ़ोगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। I2P4 S8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसको याद कर लो इस तरीके से, ठीक है? चले आगे। Yes, sir. सर। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों ने वो देखा है क्या, रूबिक्स क्यूब? Yes, sir. यस यस। तो रूबिक्स क्यूब किसी के घर पे भी है क्या? यस। देखा तो लोगों ने होगा रूबिक्स क्यूब। तो रूबिक्स क्यूब की जरा बात करते हैं, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब, हाँ, तो जैसे आपको ये रूबिक्स क्यूब दिख रहा है, ये बेसिकली ये जो रूबिक्स क्यूब है, ये क्या खुल गया, हाँ, तो ये जो रूबिक्स क्यूब है, आप देख रहे हो कि रूबिक्स क्यूब के अंदर छोटे 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 बहुत सारे क्या हैं? क्यूब्स हैं। Yes, sir. Cubes. बिल्कुल। अब हम केमिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर के अंदर इस रूबिक्स क्यूब को, जो ये बड़ा वाला रूबिक क्यूब है ना, पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड, इसे बोलेंगे लैटिस। क्या बोलेंगे? Lattice. लैटिस। और जो इसके अंदर छोटे 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 क्यूब्स हैं उनको बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? Unit cell. बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना कि रूबिक्स क्यूब को क्या बोलेंगे? Lattice. लैटिस। और रूबिक्स क्यूब के जो कॉन्स्टिट्यूएंट छोटे 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 बहुत सारे क्यूब्स हैं उनको क्या बोलेंगे? Unit cell. यूनिट सेल। लिख लो इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 नए वर्ड्स कौन से आ रहे हैं? Lattice और unit cell. बिल्कुल। विजुअलाइज हो पा रहा है? Yes. ठीक है। स्मॉल क्यूब्स constituting the Rubik's cube। तो यहाँ पे 2 नए टर्म्स आ रहे हैं हमारे पास, लैटिस एंड यूनिट सेल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे यूनिट सेल्स के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से क्या बनता है? Solid. लैटिस। अच्छा, unit cell. ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, regular arrangement of constituent particles in 3 dimensions, regular arrangement of constituent particles in 3 dimensional space is called क्या? Lattice. लैटिस। लैटिस विजुअलाइज हो पा रहा है? Yes, यस sir. सर। बहुत बढ़िया। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड लैटिस। अब बात आती है यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल, बहुत सारे यूनिट सेल्स मिलके ही लैटिस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आप लिख सकते हो कि द स्मॉलेस्ट
अच्छा ये बताओ कि जो यूनिट सेल है वो 3D है या 2D है? यूनिट सेल यूनिट सेल 3D। यूनिट सेल भी 3D है क्योंकि वो भी तो छोटा सा क्यूब है। यस सर। हाँ, तो लिखो कि द स्मॉलेस्ट 3D unit, the smallest 3D unit which can generate क्या? The entire lattice यस सर। by repetition, the smallest three-dimensional unit which can generate the entire lattice by is called क्या? यूनिट सेल। तो यहाँ पे हमने दो टर्म्स को समझने की कोशिश करी है, क्या क्या? यूनिट सेल और लैटिस और यूनिट सेल। बिल्कुल। जैसे हम घर बनाते हैं तो हमारे घर को बनाने के लिए बहुत सारी क्या यूज होती हैं? ब्रिक्स। यस सर। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाउस इज मेड ऑफ क्या? ब्रिक्स। ब्रिक्स। तो ये बताओ कि ब्रिक जो होती है वो 3D है कि 2D है? 3D। 3D। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि सिमिलरली क्या बोल सकते हैं? डैश इज मेड अप ऑफ डैश। लैटिस इज मेड अप ऑफ यूनिट सेल। बहुत बढ़िया। लैटिस इज मेड अप ऑफ क्या? यूनिट सेल। यूनिट सेल। यूनिट सेल्स। हम कहते हैं ब्रिक्स, हम कहते हैं यूनिट सेल्स। ठीक है। अच्छा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखा है यहाँ पर, ये कौन है? एटम के एटम। न्यूक्लियस। हाँ, एटम्स के न्यूक्लियस, एटम्स ही हैं, ठीक है। और इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं न्यूक्लियस को दिखा के से, है ना? यस सर। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अब देखो, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम जरा एक लैटिस बना के देखते हैं। तो लिखो लेट अस ड्रॉ अ रेगुलर अरेंजमेंट। तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऊपर कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D स्पेस। अब 3D तो हम दिखा नहीं पाएंगे, तो regular arrangement, let us draw a regular arrangement of atoms, that is lattice. Let us draw a regular arrangement of atoms, that is lattice. तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप एक काम करो, इस तरीके से आप यहाँ पर एक सेकेंड रुको, जरा एक सेकेंड रुको, मेरे को ना लाइंस चाहिए होंगी, तो लेट मी जस्ट गेट सम लाइंस हियर। हाँ ठीक है, तो आप एक काम करो, इस तरीके से आप डॉट्स मार्क करो, डॉट्स 1 2 3 4 और ये 5। फिर ये जो दो डॉट्स हैं, ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? एटम्स को। हाँ, मतलब एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन पूरा का पूरा एटम समझना है आपको, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। और एटम को ही हम इस चैप्टर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। ये फिर एक डॉट यहाँ लगाओ इन गैप्स के बीच में, इस तरीके से गैप्स के बीच में लगा लो डॉट्स। लगा लिए? उसके बाद जो ऊपर वाली लेयर थी उसको एज इट इज कॉपी कर दो यहाँ पर। ड्रॉ कर रहे हो आप? यस सर। ठीक है, जो सेकंड लेयर है उसको कॉपी कर दो गैप्स के बीच में, इस तरीके से। तो ऐसा कुछ बना लिया? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला पॉइंट, इसे बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट। ये डॉट 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 क्या है? ये डॉट डॉट एटम्स। एटम्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हमारे। ठीक है। लैटिस, अच्छा अगर आपसे कोई पूछता है कि बिल्डिंग कौन है, बिल्डिंग लैटिस है या बिल्डिंग यूनिट सेल है? लैटिस। हाँ, लैटिस एक बिल्डिंग की तरह है, बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमने ड्रॉ किया है, ये 2 डायमेंशनल ड्रॉ किया है कि 3 डायमेंशनल ड्रॉ किया है? 2D। ये 2 डायमेंशनल ड्रॉ किया है क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कागज पे हम 2 डायमेंशनल ड्रॉ कर पाते हैं। अब जरा इसके अंदर, और लैटिस किससे बनता है? बहुत सारे यूनिट सेल। यूनिट सेल से बनता है। तो इस लैटिस के अंदर हम क्या ड्रॉ करेंगे? यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो 4 बिंदु आपको दिख रहे हैं, इनको आप इस तरीके से ज्वाइन कर लो। किया?
Yes, sir. और ये जो नीचे दिख रहे हैं इनको भी आप इस तरीके से ज्वाइन कर लो, कर लिया। Yes, sir. Yes, sir. और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो पीछे से, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये दिख रहा है एक क्यूब बनता हुआ। Yes, sir. इसे बोलते हैं यूनिट Unit Cell. cell. सेल। अब एक काम करो, बाजू में भी ऐसे कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और नीचे भी ऐसे ही कर दो। कर पा रहे हो ना? Yes, yes. Yes, ठीक है, sir. इसको इससे और इसको इससे, तो ये एक और क्या आ गया? Unit cell. Unit यूनिट cell. सेल। तो आप देख पा रहे हो कि यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल आगे पीछे ऊपर नीचे मिलके क्या बना देंगे? पूरा का पूरा Lattice. Lattice. लैटिस। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से समझने का तरीका है कि यूनिट सेल रिपीट करके ही जनरेट होता है पूरा का पूरा लैटिस। ठीक है, ओके। अब इस चैप्टर के अंदर ना यूनिट सेल बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, तो लिखो कि नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल पकड़ में आ गया तो लैटिस तो बन ही जाएगा, है ना? Yes, yes. हाँ, तो लिखो टाइप्स ऑफ Unit cell. यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के होते हैं दो टाइप्स। तो आप लिख सकते हो कि एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। कौन कौन से? Primitive or Primitive or non. non-primitive. प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड Non-primitive unit cell. Non-primitive unit cell. बिल्कुल नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल जानते हो ना क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बताओ कि ये जो यूनिट सेल आपको दिख रहा है सामने, ये आपको क्यूबिकल लग रहा है या क्यूबॉइडल लग रहा है? So मेरा वाला Cubo- मेरा भी क्यूबॉइडल लग रहा है। ठीक है, हाँ मेरा वाला भी क्यूबॉइडल ही लग रहा है। नहीं मतलब एक एक सेल भी क्यूबॉइड मतलब बड़ा सा बन गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वैसे तो हमारे सिलेबस में हमें फोकस करना है क्यूबिक यूनिट सेल्स पे। जो हमारा इस चैप्टर में जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा कौन से वाले यूनिट सेल पे? cubical. क्यूबिकल या फिर क्यूबिक यूनिट सेल पे रहेगा। लेकिन यूनिट सेल्स सिर्फ क्यूबिकल नहीं होते, और भी बहुत सारी शेप्स के होते हैं ये। तो उन शेप्स की हम बात जरूर करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है? Type of unit cells. टाइप्स ऑफ कौन यूनिट्स, कौन से होते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव के अंदर एक और टाइप होती है, प्रिमिटिव को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? Simple cubic unit cell. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, हमारा मेजर फोकस कौन से वाले यूनिट सेल पे रहेगा? क्यूबिक यूनिट सेल पे। नॉन प्रिमिटिव के अंदर होते हैं तीन तरह के। इसमें आता है आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा? फेस सेंटर्ड। Yes, centered cubic unit cell. एक होता है इसके अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा? Body बॉडी centered सेंटर cubic unit क्यूबिक cell. यूनिट सेल। हाँ जी। और इसके अंदर आता है एक और, होता है एंड सेंटर्ड क्या लिखेंगे आगे? क्यूबिक यूनिट सेल। Cubic unit cell. क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल रिपीट करके ही बनता है Lattice. लैटिस। लैटिस। ठीक है। हमारे सिलेबस में कौन सा वाला यूनिट सेल सबसे इंपॉर्टेंट है? Cubic. क्यूबिक। बिल्कुल। तो हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा? Cubic. क्यूबिक यूनिट सेल पे। यस, ठीक है। तो हमने टॉपिक क्या चल रहा है अभी? Types of unit cell. ठीक है, कौन कौन से होते हैं? Primitive और non-primitive. प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो कुल मिला के कितने हो गए? एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन और एक चार। तो हमने चार तरह के लिखे हैं क्या? Unit cell. बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड End-centered. सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट में FCC, इसे बोलते हैं BCC, इसे बोलते हैं SCC। सिंपल क्यूबिक यूनिट को गायब कर दिया सेल,
ठीक है ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ये हो गया, और इसे बोलते हैं ECC। ECC। अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला और ये वाला। कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है? ECC. ECC इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम पूछा जाता है। अब एक काम करते हैं, हम इनको ड्रॉ करते हैं। तो लिखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है इसको हम ड्रॉ करते हैं। अब ये तो क्यूबिक है, तो एक क्यूब ड्रॉ कर लेंगे पहले तो लेट अस ड्रॉ अ क्यूब। क्यूब ड्रॉ कर लिया? यस Yes, sir. अब ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो प्रेजेंट होते हैं क्यूब के कॉर्नर्स पे। तो लिखो कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? Atoms. एटम्स। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम्स आर ओनली situated at corners, are only situated at Corners. कितने कॉर्नर्स हैं? 8. 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। देखो ये क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो इस तरीके से आप 8 के 8 कोनों पे डाल दो एटम को। टॉपिक क्या चल रहा है? Simple cubic unit cell. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया? हमने ड्रॉ कर लिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? सब सही है? No, yes, sir. बढ़िया। अब देखो जरा, अब बात ये है कि ये जो ब्लू कलर का डॉट आपको दिख रहा है, ये डॉट क्या है एग्जैक्टली? Unit cell. अच्छा, atom. हाँ, ये एटम है। ये एटम का, ये बेसिकली एटम का रिप्रेजेंटेशन है, राइट? Yes, sir. तो एक्चुअली तो ऐसा होगा ना, मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसा होता है ना एटम तो, राइट? Yes, sir. हाँ, इस तरीके से कुछ हो रहा होगा। तो ये आप इस तरीके से इनफैक्ट ड्रॉ कर ही लो, मैं तो कहता हूँ। तो इस तरीके से कुछ आप इसको ड्रॉ कर लो। इनको टच कर देना, टच, दे शुड टच। ओके, ठीक। ये जो ब्लैक कलर की डैश्ड बाउंड्री है, ये किसकी बाउंड्री है? Unit एटम cell. एटम एटम की बाउंड्री है ना ये? Dash. Yes, sir. Dash. Yes. हाँ, ठीक है। ये ड्रॉ कर ली? Yes, sir. ठीक है। अब जरा ध्यान से समझते हैं इसको कि ये जो आपको ये वाला एटम दिख रहा है, इस क्या ये जो ये वाला एटम है, ये जो ये वाला एटम है, क्या ये एटम पूरा का पूरा क्यूब के अंदर है या कुछ पार्ट अंदर है? कुछ पार्ट अंदर है। कुछ पार्ट अंदर है। तो हमें ये फिगर आउट करना है कि इसका कितना पार्ट अंदर है। तो कितना पार्ट अंदर है इसका? 1/4। नहीं, 1/4 नहीं है। देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, साइड में जरा इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे सोच सकते हो कि ये वाली एज है और इस तरीके से आपको ये टॉप फेस है इसका, और जो आपके पास ये जो एटम है, एटम की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। Yes, sir. तो ये स्फेयर है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप एक काम करो, ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ, जो स्फीयर का ऊपर वाला पार्ट है उसको भूल जाओ, सिर्फ नीचे वाले पार्ट पे फोकस करो। तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, Yes, sir. है ना? तो ऐसा कुछ आपको नजर आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर आप ऊपर वाला तो भूल ही गए कंप्लीटली। तो ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाला, इसका कितना पार्ट अंदर है? हाफ स्फीयर का कितना पार्ट अंदर है? 1/4. हाँ, एग्जैक्टली। तो ये जो हाफ स्फीयर है, इसका सिर्फ 1/4 ही अंदर है। तो अगर Yes. हाफ का 1/4 अंदर है, यानी कि कुल मिला के सिर्फ 1/8 अंदर है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यानी कि कॉर्नर पे जो एटम लगा हुआ है, ये इस पूरे के पूरे एटम का सिर्फ और सिर्फ 1/8 पार्ट ही अंदर है। Yes, बात sir. समझ आ रही है? Yes, yes.
only 1/8 part of the corner atom is inside the cube. Only 1/8 part of the corner atom is inside the cube. ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. ओके, ठीक है. सो ये हो गया. अब यहाँ पर कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर. तो देयर आर 8 कॉर्नर्स. देयर आर 8 कॉर्नर्स. हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कितना एटम अंदर है. अगर एक कोने पे सिर्फ 1/8 पार्ट अंदर है तो 8 कोनों के हिसाब से कितना हो जाएगा? एक एटम. एक एटम. तो लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द क्यूब इज इक्वल टू क्या इंटू क्या? 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम. यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कुल मिला के सिर्फ एक एटम होता है. ठीक है ना? यस सर. अब चलते हैं नेक्स्ट. कौन सा है हमारा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, ये पहले तो आप एक सिंपल क्यूबिक बना लो. सिंपल क्यूबिक आता है बनाना? सिंपल क्यूबिक आता है ना? यस सर. सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? कहाँ पे होते हैं एटम्स? सिर्फ कॉर्नर्स पे. तो कॉर्नर्स पे डाल दो. ये जो फेस सेंटर्ड वाला है, इसको बनाने के लिए पहले आप क्या करोगे? पहले आप बनाओगे सिंपल क्यूबिक और उसमें 8 कॉर्नर्स पर आप पार्टिकल्स को लगा दोगे इस तरीके से. अब क्योंकि ये फेस सेंटर्ड, ये जो क्यूब है इसके कितने फेसेस हैं? इसके 6 फेसेस है ना? 6. तो आपको 6 के 6 फेसेस पे लगाना है. ये टॉप पे लगाया, ये बॉटम पे लगाया, ये इस वाली दीवार पे लगाया, या इस सामने वाली दीवार पे लगाया, ये पीछे वाली दीवार पे लगाया और ये आगे वाली दीवार पे लगाया. समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ. तो इस तरीके से आपने 6 फेसेस पर भी एटम्स को लगा दिया है. तो यहाँ लिख सकते हो कि एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं? कॉर्नर्स पे और फेसेस पे. तो लिख लो एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर्स एंड फेसेस. कहाँ कहाँ पे? कॉर्नर फेसेस. कितने कॉर्नर्स? 8 कॉर्नर्स. कितने फेसेस? 6 फेसेस. वेल, अब जरा बताओ कि कॉर्नर वाला जो होता है एटम, उसका कितना हिस्सा अंदर है? 1/8. तो यानी कि कॉर्नर एटम का जो कंट्रीब्यूशन है अंदर होने में, दैट इज 1/8. और जो फेस एटम है वो आधा बाहर है, आधा अंदर है. यस सर. देखेंगे फेस एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 1/2, हाफ. यानी कि हमें निकालना है कि कितने एटम्स होंगे. तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? कि 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, यानी कि 1 + 3. यस सर. आ जाएगा 4. तो ये जो हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके अंदर कितने आइटम्स हैं? 4 आइटम्स हैं. हमने कौन कौन से कर लिए? सिंपल फेस एटम कंट्रीब्यूशन बताना सर. जो फेस एटम है, आप ऐसे इमेजिन करो कि जैसे कि ये एक दीवार है, बिल्कुल सिंपल. ये एक दीवार है और इस पे आपने क्या किया? आपने इस पे एक एटम लगाया. एटम होता है स्फेरिकल. जब आपने इस पे एटम घुसाया एक बॉल की तरह, जब आपने इस पे एटम घुसाया, तब वो जब घुसेगा तो उसका आधा पार्ट अंदर चला जाएगा और आधा पार्ट बाहर आ जाएगा इस तरीके से. तो ये पार्ट आपको, आधा पार्ट अंदर है माइनस के कैप में, आधा पार्ट आपकी तरफ है के कैप में. यस सर. हो पा रहा है विजुलाइज? यस सर. एक काम करते हैं ना, एक सेकंड रुक जाओ. अगर ये विजुलाइज नहीं हो रहा तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग. मैं आपको इसमें दिखाता हूँ तो इसमें तुरंत समझ में आ जाएगा. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल.
देखो ये रहा, ये जो है ऐसा लग रहा है कि आधी बॉल अंदर है और आधी बॉल बाहर है, ये वाली, यस सर, ये जो फेस पे है, ये आधी बॉल अंदर है और आधी बॉल बाहर है, और जो कोनों कोनों पे हैं उनके सिर्फ 1/8 टुकड़े अंदर दिख रहे हैं, है ना? Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली ये जो है आपका, ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बन जाता है इस तरीके से। ये वाला, तो देखो 4 आइटम आ रहे हैं, देखो यहाँ पर 4 आइटम। सो 8 कॉर्नर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया, और 6 फेसेस हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हाफ हाफ हो गया, क्योंकि आधा अंदर आधा बाहर, हमें सिर्फ अंदर वाला पकड़ना है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? Body centered. बॉडी सेंटर्ड क्या? क्यूबिक यूनिट सेल। Cubic unit क्यूबिक cell. यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में पहले तो आप बनाओ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जैसे आप बनाते हो हमेशा। तो सिंपल क्यूबिक में कहाँ पे होते हैं आइटम्स? कॉर्नर्स Corners. पे। कॉर्नर्स पे होते हैं। तो ये जो कॉर्नर्स वाले हैं आइटम्स, इनको आप दिखा दो, जैसे कि आप दिखाते हो सिंपल क्यूबिक के अंदर। और क्योंकि इसका नाम है बॉडी सेंटर्ड, तो यहाँ पे क्या होता है, अंदर भी एक पूरा का पूरा पड़ा होता है अंदर। तो अंदर एक पूरा का पूरा, ये इसकी बॉडी के अंदर है, ठीक है? Yes. ये कहाँ पर है? ये इसकी Body के अंदर. बॉडी के अंदर है। देखो ये क्या है, ये क्या है? ये है बॉडी डायगोनल। क्या है ये? Body diagonal. बॉडी डायगोनल पे बैठा हुआ है ये। तो ये एक साबुत पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड, ये कंप्लीट एटम कहाँ बैठा हुआ है? Body के अंदर. बॉडी के अंदर। कौन से डायगोनल पे? Body diagonal. बिल्कुल, ऑन द बॉडी डायगोनल। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एटम्स आर सिचुएटेड कहाँ कहाँ? Corner and body diagonal. कॉर्नर्स और बॉडी पे, बॉडी एट 8 कॉर्नर्स एंड 1 बॉडी, ठीक है? Yes. बताओ कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन? 1/8. 1/8। बॉडी का 1. 1, क्योंकि पूरा का पूरा साबुत ही अंदर है ना? Yes, sir. हम क्या निकाल रहे हैं बार बार? नंबर ऑफ Atoms. एटम्स। किसके अंदर? यूनिट सेल के अंदर। Yes, sir. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कर लेना, जहां पे भी आपने लिखा है ना नंबर ऑफ एटम्स पर Unit cell. यूनिट सेल। तो भाई एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं? तो हमने कौन कौन से कर लिए? सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC. बॉडी ये रहेगा क्या इंटू क्या? 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा ये? Sir, 2. 2 आइटम्स आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं किसकी? ECC. हाँ, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो पहले तो आप वो बना लो सिंपल वाला। सिंपल वाले में कहाँ पे होते हैं एटम्स? कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे। ये बहुत मुश्किल लग रहा है क्या? No, sir. इस तरीके से आप कॉर्नर्स पे एटम्स को मार्क कर लो। अभी हम कौन सा वाला कर रहे हैं? End centered cubic unit cell. एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब ये जो एंड सेंटर्ड होता है ना, इसमें क्या होता है? अच्छा ये बताओ, ये कौन सा था? ये कौन सा है? ये वाला फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड के अंदर कॉर्नर्स के अलावा कहाँ पर होते हैं आइटम्स? Face. हर फेस पे होते हैं। सारे के सारे फेसेस पे होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6. 6 होते हैं। अभी हम कौन सा कर रहे हैं?
एंड सेंटर। एंड सेंटर्ड में आपको सिर्फ टॉप पे लगाना है और बॉटम पे लगाना है। कहाँ कहाँ पे? टॉप और बॉटम। हाँ, टॉप और बॉटम फेस पे बस, ठीक है ना? यस सर। तो क्या लिखेंगे? एटम्स आर सिचुएटेड एट 8 corners and क्या? 2 opposite faces यस सर। Yes. and 2 opposite faces। तो हम क्या निकालते हैं बार बार? नंबर ऑफ एटम्स Number of atoms per unit नंबर cell. ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो क्या लिखेंगे? 8 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/2, यस सर। क्योंकि 2 फेस हैं और हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, 8 कॉर्नर है, 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, तो कितना आ जाएगा ये भी 2 एटम्स आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो हमने कितने कर लिए? 4 कर लिए। यस। इन चारों में हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ Of atoms per unit cell. ठीक है, अब लिखो नोट, लिखो रैंक ऑफ यूनिट सेल। क्या चीज? Rank of unit cell. रैंक ऑफ यूनिट सेल होता है कि कितने एटम्स अंदर हैं उस यूनिट सेल के। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज कॉल्ड क्या? Rank of unit cell. हाँ, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज कॉल्ड रैंक ऑफ यूनिट सेल। लेट अस डू अ समरी। तो यार इसकी समरी ये है कि व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल? Simple cubic unit cell. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद Face centered cubic unit cell. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद Body centered cubic unit cell. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद End centered cubic unit cell. बिल्कुल। अगर आपसे पूछा है कि यहाँ पर रैंक बताओ, रैंक, रैंक का मतलब क्या होता है? Number of atoms per unit cell. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? 1 4 2 2। So 1 4 2 2। सो बेसिकली ये हो गए हमारे रैंक ऑफ यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एड सेंटर्ड, सारे के सारे कौन से वाले हैं? क्यूबिक यूनिट सेल हैं सारे के सारे। ओके यस सर। yes, sir. तो हमने टॉपिक क्या फिनिश किया? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। अब एक पांचवा भी है, देयर इज अ फिफ्थ वन। तो लिखो कि देयर इज अ फिफ्थ टाइप ऑफ क्या? Unit cell. यूनिट सेल। अब देखो मैंने क्या करवाया ना कि पहले आप लोगों को बताया कि प्रिमिटिव वाला होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है, फिर प्रिमिटिव के अंदर सिंपल हो गया, नॉन प्रिमिटिव के अंदर फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड हो गया। अब ये वाली स्टोरी खत्म होने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि एक और होता है क्या? यूनिट सेल। यूनिट सेल। वो थोड़ा सा स्पेशल है। देखो देयर इज अ फिफ्थ टाइप ऑफ यूनिट सेल, व्हिच इज स्पेशल। तो वो इतना स्पेशल है कि उनको इसके अंदर नहीं लेते, उसको अलग से पढ़ते हैं। देयर इज अ फिफ्थ टाइप ऑफ यूनिट सेल व्हिच इज स्पेशल एंड इट इज कॉल्ड, पता है किसी को? एंड इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल यूनिट सेल। एंड इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो ये बड़ा स्पेशल है, तो इसकी बात कर लेते हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल की। अब ये जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है ना, इसको जरा ड्रॉ करके देखते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे हमने ड्रॉ किए हैं। सिंपल क्यूबिक को ड्रॉ किया, फेस सेंटर्ड को ड्रॉ किया, बॉडी सेंटर्ड को ड्रॉ किया और एंड सेंटर्ड को ड्रॉ किया। नाउ वी विल ड्रॉ दी
हेक्सागोनल यूनिट सेल। लेट अस ड्रॉ द हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये क्यूबिक नहीं होता, अलग अलग वैरायटी है ये बिल्कुल। बाकी सारे क्या थे, क्यूबिक थे ना। यस सर। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या बोल रहा है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब क्या, हेक्स मतलब 6। तो आप इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से आप पॉइंट्स बनाओ, बनाए, यस सर। और इनको आप ज्वाइन कर दो लाइक दिस। तो ये क्या बन गया, बन गया हेक्सागन। Yes. ठीक है, काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये ब्लू कलर के डॉट्स क्या हैं, Constituent हाँ कॉन्स्टेबल। कांस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, और टॉपिक क्या चल रहा है, hexagonal units. यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल। अभी काम करो, आप बिल्कुल ऐसा ही एक अरेंजमेंट नीचे दिखा दो, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही। तो नीचे बना लो एक क्या, हेक्सागन। यस सर। तो इस तरीके से आप एक और हेक्सागन थोड़ा नीचे बना लो। अरे वो खाते हो ना सैंडविच, यस यस। ये सैंडविच ही है। वो ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। अब बीच में लगाएंगे इसमें लटूस, अब लगने वाली है बस। तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये ऊपर वाला पार्ट सैंडविच का, ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, अब आप ज्वाइन कर दो आगे वाले को आगे वाले से, और पीछे वाले को पीछे वाले से। अब ज्वाइनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है इसके अंदर। इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, और आगे वाले को आगे वाले से, और पीछे वाले को पीछे वाले से। तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, Yes, sir. इसको इससे और इसको इससे। तो ये क्या ड्रॉ कर लिया हमने, हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसके अंदर आपको एटम्स कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं, कॉर्नर्स पे दिख रहे हैं, ऊपर 6 नीचे 6, Yes, sir. Yes. और 3 होते हैं बॉडी में। कितने होते हैं बॉडी में, 3. 3 होते हैं बॉडी में। यानी कि ऊपर कितनी बॉल, 6 बॉल्स ऊपर, 6 बॉल्स नीचे, और 3 बॉल अंदर। यस सर। कितनी बॉल चाहिए, 15। आपको बनाना है सैंडविच, उस सैंडविच को बनाते वक्त कितनी बॉल चाहिए आपको, 15 बॉल चाहिए। 6 बॉल्स ऑन टॉप, 3 बॉल्स इन बिटवीन, एंड 3 बॉल्स, सॉरी 6 बॉल्स ऑन बॉटम लेयर। कुछ हो पा रहा है विजुलाइज, यस सर। तो ये बन के आ गया। अच्छा, तो ये हो गया। अब ये जो हमारा यहाँ पर एटम है, यानी कि इसके अंदर एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है, इसमें एक और चीज़ है, इसमें आई थिंक ज़्यादा बॉल चाहिए, 12 3 15। आपको और बॉल्स भी चाहिए होंगी एक्चुअली, और बॉल्स भी चाहिए होंगी आपको। आपको एक बॉल यहाँ पे चाहिए होगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 बॉल और चाहिए आपको। 2 3 4 5 6 6, आपको 7 बॉल चाहिए, +1 और +1, ठीक है ना। एक फेस पे चाहिए, ठीक है। तो एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, बॉडी में और फेस पे। यस। Atoms are situated at corners or face and body। कौन से फेस, 2 अपोजिट फेस। यस सर। और कितने कॉर्नर्स हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, 12 कॉर्नर्स, और 3 बॉडी में। 12 कॉर्नर्स 3 बॉडी में हो गए और 2 फेस पे हो गए, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, यस सर। कौन सा वाला यूनिट सेल है ये, हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल। 12 कॉर्नर्स पे, 2 फेस पे, अपोजिट फेसेस पे, और 3 बॉडी में एटम। बॉडी पे। अब ये बताओ कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है,
12 into नहीं 1 by कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? अच्छा 1 by कॉर्नर का 8 कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है ना, Yes, sir. लेकिन वो होता है क्यूब के केस में, ये क्यूब थोड़ा ना है। Sir. 1 तो by यहाँ पर 12 यहाँ पर ये क्यूब तो है नहीं, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जब आप एटम को प्लेस कर रहे होंगे तो इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको, है ना? Yes, yes. तो यहाँ पर जो कॉर्नर है उसका एंगल 90 डिग्री नहीं है, उसका एंगल 120 डिग्री है, ठीक है? Yes, sir. तो जब आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करोगे, तो जैसे हमने वहां पे किया था, देखो ध्यान से, अगर आप इस पे आते हैं वापस इस पे, तो यहाँ पे कितना एंगल हुआ करता था? 90 डिग्री। Yes, sir. और 90 डिग्री के केस में क्या करते थे? हाफ का 1/4। yes sir अब यहाँ पे कितना एंगल है? 120 डिग्री। तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से आपका बनेगा, जो आधा स्फेयर है उसका कितना पार्ट अंदर जाएगा? देखो ये ऐसे और ये ऐसे आ रही है लाइन, तो ये हो गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री बन जाएगा 360 डिग्री, यानी कि हाफ का 1/3 पकड़ रहा है, Yes, sir. है ना? हाफ का 1/3 पकड़ रहा है, यानी कि 1/6 आ जाएगा पूरे का, वहां पे 1/4 था, ठीक है? Yes, sir. ये हाफ का 1/3 है ना, Yes, sir. Half. क्योंकि भाई 1/3 क्यों है? क्योंकि 360 डिग्री का एंगल होता है पूरा, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, पूरा का पूरा स्फीयर हेमिस्फीयर जनरेट हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना आ रहा है? 1/6। वहां पे कितना आ रहा था? 1/8। By 4. 1/8 That's what by 8 वहां hours. पे 1/8 था, यहाँ पे 1/6 आ रहा है। 6. तो कर देते हैं इसको, तो यानी कि हमें हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। Yes, sir. yes sir नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कितने कॉर्नर है? 12। 12. और कंट्रीब्यूशन क्या है? 1/6। कितने स्पेसेस हैं? 2। और कंट्रीब्यूशन हाफ। और कितने बॉडी में है? 3। दो नहीं 3 बॉडी में बॉडी में 3 है ना, yes sir तो कितना आ गया? 6 आ गया। Yes, sir. yes हेक्सागोनल में 6 होता है, 6 आ रहा है, देखो हेक्स मतलब 6, yes sir ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है ना? Yes, sir. yes बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के बात ये है कि जो हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल है उसकी रैंक क्या है? 6। आप लोग फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? Yes, sir. yes sir ऐसा लग रहा है कि एनर्जी नहीं है किसी की बॉडी में बिल्कुल भी, बस मेरे अंदर ही है सारी एनर्जी, ऐसा मेरे को लग रहा है। आई होप आई एम रॉन्ग। yes sir ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। Okay, sir. ऑल राइट गाइस, थैंक यू। Thank you, sir. thank you sir थैंक यू, बाय। best